दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैंने कल कहा था ना आप लोगों को नॉर्म चोम्स्की के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सीडीपी की क्लास कंटिन्यू आप लोगों को चली रही है। ठीक है, इसमें हम लोग थियरी पोर्शन को कवर कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके थियरी पोर्शन को शेयर करिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करें क्लास को। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक, और जितना कराया हूँ मैं जो थियरी वाला पोर्शन, तो आप उसको रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, ये जितना भी थियरी कराया जा रहा है सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट वाले तो एकदम एकदम इसको रट डालिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन 100% आना है। जो चीज़ें उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उस क्वेश्चन की चीज़ को लिख करके यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, जैसे हमारा नॉर्म चोम्स्की। ठीक, नॉर्म चोम्स्की इन्होंने क्या दिया था, एलईडी दिया था, एलईडी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या था, भाषा अधिग्रहण का क्षेत्र या सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन, नॉर्म चोम्स्की साहब। ठीक, इन्होंने क्या बताया था, देखिए इन्होंने बताया था कि भाषा अर्जन एक क्या है, सब कॉन्शियस घटना है। ठीक है, क्या है, सब कॉन्शियस घटना है। ठीक, और ये जो अधिग्रहण जो क्षेत्र होता है, इन्होंने बताया था बालक में जो एलईडी होता है वो जन्मजात होता है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तब मतलब जन्म से ही इसके अंदर क्या रहता है, जैसे जैसे उसको उम्र के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, एक्विजिशन, ठीक है, भाषा अधिग्रहण क्षेत्र धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक, उम्र जैसे जैसे बढ़ती उसी हिसाब से एलईडी हमारा क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी क्या होती, कमज़ोर होती चली जाती। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्म चोम्स्की ने क्या दिया था, एलईडी। ठीक, यूनिवर्सल ग्रामर थियरी, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये भी बात आ जाए तो नॉर्म चोम्स्की, हर भाषा में एक व्याकरण होता है, बिल्कुल सत्य है, तथा एक भाषा में जो शब्द जिस कंपोनेंट में लगा होता है दूसरा भाषा में भी वह कंपोनेंट होगा। ठीक है, दूसरे भाषा में भी वह क्या होगा, वह शब्द भी क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत, हर भाषा में एक व्याकरण होता है तथा एक भाषा में जो शब्द जिस कंपोनेंट में लगा होता है दूसरी भाषा में भी वह शब्द कंपोनेंट में क्या रहता है, लगा रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं इस चीज़ को। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्किनर साहब के बारे में भी आप लोग, इन्होंने क्या किया था, स्किनर साहब ने बताया था कि भाषा सीखने में पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, भाषा सीखने में क्या करता है, पुनर्बलन, भाषा सीखने में पुनर्बलन मदद करता है। इन्होंने पुनर्बलन के यानी कि रेनफोर्स के बारे में बताया था। बालक नकल करके सीखता है, इन्होंने ये भी बताया था, बालक नकल करके यानी अनुकरण करके। ठीक है, अनुकरण करके सीखता है। याद रखिएगा किसने बताया था कि जो भाषा सीखी जाती है बालक द्वारा वह अनुकरण करके सीखी जाती है, तो बीएफ स्किनर के बारे में बीएफ स्किनर ने बताया था। ठीक है, बीएफ स्किनर ने भाषा सीखने में पुनर्बलन में मदद करता है, बालक किसी चीज़ को नकल करके सीखता है, इन सभी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक, आइए अब थिंकिंग देख लेते हैं। चिंतन क्या होता है, छोटा छोटा टॉपिक है, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। चिंतन एक हमारी क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। आप लोगों को पता है चिंतन एक प्रकार की क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। और चिंतन में जो होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्मृति, तर्क, अनुभव सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्यक्षीकरण हो गया या स्मृति हमारी हो गई, तर्क हो गया, हमारा अनुभव हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब पूछेगा तर्क, बालक के चिंतन के प्रकार, तो इसमें कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इसके चिंतन के प्रकार, एक स्वावली चिंतन होता है। ठीक है, स्वावली चिंतन होता है, और एक क्या होता है, यथार्थवादी होता है, यथार्थवादी। ठीक है, रियलिस्टिक होता है, एक एउस्टिक्स होता है। ठीक है, यानी कल्पना, एक काल्पनिक होता है, एक यथार्थिक होता है। ठीक है, काल्पनिकता की भरमार इसमें होती है। जो सौली चिंतन होता है इसमें कल्पना करता है बच्चा, हर चीज़ को कल्पना करके सोचता है। ठीक है, और जो यथार्थवादी होते हैं इसमें सत्य चीज़ों को क्या करता है बच्चा, थिंकिंग करता है, सोचता है कि ये चीज़ें हमारी सच है और सत्य हैं। और इस चीज़ में क्या होता है, सौली चिंतन में क्या होता है, कल्पना की भरमार होती है। इसमें बच्चा हर चीज़ को क्या करता है, कल्पना के हिसाब से कल्पना करके सोचता है। ठीक, यथार्थवादी चिंतन के बारे में आइए देखते हैं। अब देखिए यथार्थवादी जो सत्य होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसमें आता है एक अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, और एक होता अपसारी। ठीक है, एक क्या होता है, अपसारी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, और एक होता आलोचनात्मक मूल्यांकन या क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या करता है, अभिसारी में क्या होता है, किसी समस्या का एक ही समाधान, इसमें किसी समस्या का एक ही समाधान निकालने की कोशिश करें। ठीक, अभिसारी में क्या होता है, किसी कन्वर्जेंट का मतलब किसी पॉइंट पे क्या करना, केंद्रित करना। ठीक है, क्या करना, केंद्रित कर देना। ठीक है, यह हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, थिंकिंग ही है। ठीक, मैंने पूछ दिया कि भारत की राजधानी
राजधानी कहाँ है, कहाँ है? इसका एक आंसर आएगा, सिर्फ इसका एक आंसर आएगा। आप बताएंगे सर दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। आप क्या बताएंगे? नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली बताएंगे। बस इतना ही बता के आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, इस तरह के आपसे अगर प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, किस तरह के प्रश्न किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी हमारे अभिसारी अभिसारी के कन्वर्जेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। का आंसर एक होता है, और इसी में देखिए जो अपसारी होता है, डाइवर्जेंट जो होता है, कई अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान भी कई होते हैं, ठीक है। इसके समाधान निकालें, जैसे मैंने बता दिया, जो आपसे पूछ दिया कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहाँ क्या क्या स्थित है, तो आप बताएंगे सर वहाँ पे राष्ट्रपति हमारे रहते हैं, ठीक है, और हमारा पर लोटस टेम्पल वहीं पे है, ठीक है। हमारी राजधानी हमारी जो न्यू दिल्ली है भारत की राजधानी है, ठीक है, और बहुत सारी, लाल किला हमारा वहीं पे स्थित है। एकदम जितना आपको पता होगा पूरा आप डिटेल से बता देंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अबसारी चिंतन कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अबसारी चिंतन और जो है अभिसारी चिंतन आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल देके समझाने की भी कोशिश किया है, ठीक ठीक है। समझ में आया सारी चीज़ें? तो आपको अभिसारी और अपसारी में समझ में आ गया होगा। अपसारी का मतलब होता है किसी समस्या के कई समाधान हो, और अपसारी का मतलब तो कोई समस्या उसके समाधान भी एक ही होते हैं, ठीक है। एक समस्या के एक ही समाधान होते हैं। और जो आलोचनात्मक होता है या क्रिटिकल इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, इसमें बालक किसी भी समस्या का पक्ष या विपक्ष दोनों पर ध्यान दे करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, उसे कहते हैं जो आलोचनात्मक या मूल्यांकन या क्रिटिकल इवैल्यूएशन। समझ में आया कि नहीं? क्रिटिकल इवैल्यूएशन थिंकिंग, उसमें क्या होता है, आपके दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को देख करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचे, वह चीज़ें हमारी कहती हैं क्रिटिकल या आलोचनात्मक मूल्यांकन। समझ में आ गया? तीनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मतलब कैसे, देखिए आपको 4 लाना है, ठीक है। तो 4 लाने के क्या क्या तरीके हैं? जैसे 4 हमको लाना, तो 2+2 करके भी लाएंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। 2 और क्या करेंगे, 4 × 1 कर देंगे तब भी 4 आ जाएगा, और 3+1 कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और बहुत से तरीके हैं इसके लाने के लिए, इसी को बोलते हैं हम जो है अपसारी चिंतन, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। अब आगे हमारा, मैंने चिंतन के बारे में बताया, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग मतलब जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे काम करता है, ठीक। चलिए उसके बारे में देखते हैं। चलिए जेंडर के बारे में, जेंडर हमारा क्या होता है? जेंडर शब्द जो है, जो जेंडर होता है, जेंडर हमारा सामाजिक संरचना यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, ठीक है। जिसको, और सेक्स जो होता है जिसको बोलते हैं सेक्स, वो हमारा क्या है? जैविक कारक होता है, क्या? बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। समझ में आ गया जेंडर और सेक्स के बारे में, ठीक। तो आप कभी दिमाग में नहीं रखना, कहीं लिख के आ जाएगा जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है या जैविक, तो आप क्या मारेंगे? सामाजिक संरचना है, ठीक है। समाज से जुड़ी हुई होती है जेंडर, ठीक है। और जो हमारा सेक्स होता है बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, ठीक। आया कि नहीं? चलिए, अब इसकी जिससे रिलेटेड कुछ रूढ़िवादिता हैं, ठीक है, रूढ़िबद्धता हैं, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। देखिए जो समाज में पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, जो समाज में जो बहुत सारी चीज़ें हमारी समाज में पहले से चली आ रही हैं, बनी हुई हैं, ठीक है। सती प्रथा बहुत पहले से चली आई थी, लास्ट में उसको क्या हुआ? अंत किया गया, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को याद रखा करिए। तो लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है, और एक होता है लिंग पक्षपात मतलब जेंडर बायस, मतलब एक्शन में किसी एक लिंग के प्रति क्या होता है? झुकाव दिखने लगे, ठीक है। जैसे क्लास में होता है जो हमारा पक्षपात होता है, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, अब बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है। तो कुछ टीचर क्या करते रहते हैं, तो बॉयज़ की तरफ झुकाव किए रहते हैं, और कुछ जो क्या होते हैं गर्ल्स की तरफ झुकाव किए रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। लिंग पक्षपात कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अभी भी आप किसी गाँव में देखेंगे, जो है गांव में ही देख लीजिए, गांव में देखेंगे, अगर मम्मी पापा किसी के हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लोग अपने बच्चे को, मतलब लड़का है, मतलब बॉयज़ है और गर्ल्स है, एक लड़का एक लड़की है, तो ज़्यादा उनका फोकस बॉयज़ पे ही रहता है। बॉयज़ को सारी सुविधाएं देना, पढ़ने बाहर जाना, ठीक है। लड़कियों को लोग पढ़ने नहीं बाहर जाने देते हैं। तो ये क्या रहता है? एक जेंडर के प्रति क्या रहता है? झुकाव दिखता है। यही लिंग पक्षपात कहलाता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, लिंग पक्षपात, ठीक है। लिंग पक्षपात आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर शायद बहुत ही रेयर केस मिलेगा कि हाँ लड़कों की तरफ झुकाव ना हो, जो है, ठीक है।
लड़कों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, लड़कियों की तरफ कम झुकाव रहता है। ठीक, आप अपने घर पे ही एग्जाम्पल बना लिया करिए या अपने अगल बगल में ही देख लिया करिए कि लड़कों को, लड़का अगर कह देगा कि हमको ये चाहिए तो उसको वो चीज़ें मिल जाती, लेकिन लड़की कहेगी ये चीज़ चाहिए तो उसको मिलने में कई बार सोचना पड़ता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, लिंग पक्षपात कहलाती हैं। ठीक, चलिए आगे आ रहा है जेंडर रोल टाइपिंग। जेंडर रोल टाइपिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसका मतलब रोल होता है, तो फैमिली परिवार का, समाज का यानी सोसाइटी का, विवाह यानी मैरिज का, यानी मीडिया का, ये सभी हमारे क्या जेंडर रोल टाइपिंग के हैं। ठीक है, पार्ट हैं। ठीक, कौन कौन सा था, परिवार हो गया, समाज हो गया, शादी विवाह हो गया और मीडिया। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जेंडर वॉइस क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश किया है, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या गया, अधिगम सीखने की संकल्पना तथा अर्थ, मतलब सीखना, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्निंग। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अगला टॉपिक हम लोगों का है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन एडजस्टमेंट में क्या करता है, मदद मिलता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है, बालक के समायोजन में होता है। सीखने का मतलब होता है बालक के समायोजन एडजस्टमेंट में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, चलिए पॉइंट देखिए, अधिगम या सीखने की विशेषता क्या होती है, मतलब जो आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो जो हमारा सीखने वाला अधिगम की प्रक्रिया जो हमारी है सतत यानी संपूर्ण जीवन चलती रहती है। आप पूरे जीवन कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। ठीक है, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो आप पूरे जीवन सीखते रहते, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सीखना में क्या होता है, लर्निंग इज ए चेंजेबल, मतलब जो सीखना है, जो सीखने अधिगम की चीज़ है उसमें हमेशा क्या रहता है, चेंजेज होता रहता है। ठीक है, तो ये सीखना क्या, अधिगम की विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन चलती रहती है, इसमें परिवर्तन क्या रहते हैं, होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, तो दो चीज़ें आपको याद होनी हो गई। तीसरा क्या है, यह सार्वभौमिक है। क्या है यह, सार्वभौमिक है। ठीक है, सार्वभौमिक, लर्निंग ऑफ ए यूनिवर्सल है। क्या है, लर्निंग ऑफ ए यूनिवर्सल है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, आ जाइए अगला पॉइंट, सीखना विकास है। सीखना विकास है, मतलब आप किसी चीज़ को सीखेंगे, उस चीज़ को सीख करके आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आपका भी डेवलपमेंट होगा, आप अगर कोई वर्क करेंगे तो उस वर्क का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सीखना क्या, अनुकूलन है। ठीक है, एडजस्टमेंट है, बिल्कुल सत्य है। एडजस्टमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे किसी चीज़ को। ठीक है, तो सीखना क्या है, अनुकूलन है। ठीक, बिल्कुल सत्य है। सीखना नया कार्य करना। ठीक है, आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो मतलब नया कार्य ही कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो अगर मैथ आपको लगाना गया तो मतलब आपने नया काम किया जो है। ठीक, और आप उसके मैथ के अकॉर्डिंग आप खुद को क्या करेंगे, एडजस्टमेंट किए। ठीक, सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। सीखना क्या, अनुभवों का क्या एक संगठन है। और सीखना उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल, सीखना क्या उद्देश्यपूर्ण और सीखना विवेकपूर्ण भी है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो सीखने के बारे में इतनी थी, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सीखना हमेशा किसी चीज़ को सीखना है तो हमेशा एक्टिव होकर सीखना चाहिए। एक्टिव जरूर रहना चाहिए, बिना अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, पैसिव रहेंगे तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, हमेशा आपको एक्टिव होकर के लर्निंग भी करना है तो हमेशा एक्टिव होकर ही किया करिए किसी भी चीज़ को। ठीक, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप एक्टिव रहा करिए। ठीक, चलिए अधिगम के नियम, इसके कुछ नियम है, मैंने विशेषता बता दी, सारी विशेषताओं को आप लोग याद कर लेंगे। एक बार वीडियो को पुनः पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, सीखने के मुख्य 3 नियम हैं। ठीक है, सीखने के 3 नियम कौन बताए थे, बताइए। तो इसको कौन बताया था, थॉर्नडाइक साहब ने बताया था। इसको किसने बताया था, तत्परता का नियम। अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तो जल्दी सीखेगा, बिल्कुल सत्य। आप अगर किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा उस चीज़ के लिए क्या रहना पड़ेगा, तत्पर रहना। एक बार में वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दोबारा सीखिए, दोबारा नहीं तिबारा सीखिए। ठीक है, अगर आप उसी चीज़ को सीखते रहें तो आज नहीं, कल नहीं, परसों आप उस चीज़ को ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो तत्परता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा जो सीखने का नियम है, अभ्यास का नियम। अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का अभ्यास। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अपने से मैथ को ही मान लीजिए। ठीक है, मैथ्स आपको कोई टीचर पढ़ाया, ठीक है, मान लीजिए मैं ही पढ़ाया मैथ। ठीक, आज मैंने क्या पढ़ाया, मान लीजिए मैंने सर्किल पढ़ाया आपको कि एक सर्किल होता है, उसकी जो परिधि होती है 2πr होती है। ठीक है, इसका रेडियस r होता है, सारी चीज़ें मैंने बताया। आप उस पर जाकर के क्वेश्चन को नहीं लगाएं, प्रैक्टिस नहीं किए तो आप कभी सीखेंगे जी, नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जितना अभ्यास होगा उतना ही अच्छा होगा। जितनी मैथ एक ऐसी चीज़ है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होता चला जाता है। इसमें का उपयोग के नियम, लॉ ऑफ यूज, अनुपयोग के नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, तो 2 नियम इसमें भी काम करते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परिणाम परिणाम का या प्रभाव का नियम, इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, इसे हम संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। ठीक है, संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव तो व्यक्ति उसके बारे बार बार करे जल्दी सीखेगा। ठीक है, इफेक्ट का इसी कहूँगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो व्यक्ति उसे बार बार करके जल्दी सीखेगा। आप किसी चीज़ को, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, किसी कारण जो है नहीं हुआ, रुक गया जो है 1-2 नंबर से, तो आप उसको नेगेटिव मत लिया करिए, हमेशा पॉजिटिव वे में लिए और करिए, फिर दोबारा आपका 100% हो जाएगा किसी न किसी में। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक, चलिए गौण का नियम, सेकेंडरी लॉ जिसको बोलते हैं, ये 5 होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, सेकेंडरी नियम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ ए मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार नए कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम होती है। बिल्कुल सत्य, आप अगर किसी काम को कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, प्रतिक्रिया एवं प्रयास करके सीखते हैं, और उस कार्य के दौरान बहुत सी सारी चीज़ों को आप सीखते हैं, और तब जा कर के सही विधि आपको मालूम, उसमें गलती भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसा समय आता है आप उस चीज़ को क्या करते हैं, सीख ही जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, उसे कहते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहते हैं, आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में, जब आंशिक की बात करता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं, तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। मान लीजिए कोई लकड़ी का गट्ठा है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पूरा है, आप इसको अपने घर पर नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है, और ये बेकार है, ठीक, तो इसको आप क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में 4 भागों में कर लीजिए। आप देखिए ये आसानी से चला जाएगा कि नहीं घर पे। इसी को बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। समझ में आ गया। अगर कोई कार्य है, कोई नियम है, हम इसे पूरे कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर लें, तो फिर उसके बाद टुकड़ों में विभाजित करने के बाद वह चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक, समझ में आ गया आंशिक क्रिया का नियम। चलिए सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ए सिमिलरिटी और एनालॉजी। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति, अगर कोई व्यक्ति या प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है, याद करता है, जिसे वह पहले भी अनुभव कर लिया है। मान लीजिए आपका मैथ में क्या हो चुका है, मैथ में 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, 1 नंबर से 1 नंबर अगर आप मैथ में पा गए होते तो आपका सीटेट क्या हो जाता, क्वालीफाई हो जाता। ठीक है, सीटेट क्वालीफाई हो जाता। तो आप अब इस समय सोच रहे हैं आपका 1 नंबर से ही क्या हुआ था, आप जो है हाई स्कूल में क्या किए थे, टॉप करने से रुक गए थे। ठीक है, टॉप करने से क्या किए थे, रुक गए थे। तो आप यहाँ इस फीलिंग को याद करेंगे कि अगर मैं 1 नंबर हाई स्कूल में लाया होता तो टॉप कर दिया था, इसी कारण मेरा इसमें भी 1 ही नंबर से रुका, इसलिए मुझे, तब आप उससे क्या करें, अनुभव करते हैं। ठीक, तो यही कहने का मतलब है, अगर कोई प्राणी या परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करे तो पहले भी अनुभव कर चुका है, तो उसे हम कहते हैं सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ द डिस्पोजिशन। अगर बच्चे का मूड अच्छा है तो जल्दी सीखेगा। बिल्कुल सही, अगर आपका मूड अच्छा है, आप एक्टिव होकर किसी चीज़ को सीख रहे हैं, एक्टिव मोड में हैं और आपका मूड अच्छा, कभी कभी देखिए आपका इतना अच्छा मूड रहता है कि आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं और इतना पढ़ते हैं कि आपका 4 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 1 ही घंटा पढ़ा हूँ। ठीक है, मूड सही होना चाहिए, बस मूड। ठीक है, और चीज़ें आपको आती जा रही हैं तो आप लगाते जाएंगे, वो समय बीत जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी को, अगर आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छी चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करा क्वेश्चन 5, बताइए क्या करा, सहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम। इसमें क्या होता है, सहचर्य, लॉ ऑफ द एसोसिएट शिफ्टिंग। सहचर्यात्मक का मतलब हस्तांतरण में शिफ्ट करते, जब बच्चा एक सीखे हुए ज्ञान को अन्य जगह क्या करता है, उसी काम को लाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहचर्य का या हस्तांतरण का नियम। बहुत बार पूछा हस्तांतरण का नियम। ठीक है, अगर आप कोई पुरानी चीज़ सीखें, मान लीजिए आपको साइकिलिंग करना आता है, ठीक है, साइकिल चलाना आपको क्या करना आता है, ठीक है, साइकिल चलाना क्या करना आता है, ठीक है, साइकिल चलाना आता है, ठीक है, साइकिल चलाना आता है, तो आप इसका यूज जो है बाइक चलाने में कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, हस्तांतरण का या पॉजिटिव वे में या सहचर्यात्मक हस्तांतरण। ये क्वेश्चन पूछा था जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था, तो ये क्वेश्चन पूछा था, वहाँ भी मैंने साइकिल वाला ही एग्जाम्पल देके आपको समझाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पे क्या रोक दें या आगे पढ़ाएं, बताइए आप लोग।
बताइए फटाफट क्या किया जाए। तो मैं तो सोच रहा हूँ क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम लोग कल थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हैं जितने हैं सब कराऊंगा मैं, जो है ठीक, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। तो क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक। वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। क्लास को क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए इसी तरह से बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।